लोकतंत्र, ये शब्द हम सब ने सुना है, अक्सर इसकी तारीफ भी करते हैं, पर क्या हम वाकई जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज लोकतंत्र के लिए हमारी जो ऊंची ऊंची उम्मीदें हैं और इसकी जो अक्सर उलझी हुई हकीकत है, उसके बीच के फासले को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़ी पहेली से। ज्यादातर लोग लोकतंत्र के आइडिया पर, उसके सिद्धांतों पर तो यकीन करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में इसे काम करते देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मतलब जो सिस्टम कागज पर इतना शानदार लगता है, वो हकीकत में हमारी उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतरता? तो सवाल ये उठता है कि हम लोकतंत्र को परखें कैसे? किसी भी चीज का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो क्या देने का वादा करता है। आखिर हमें लोकतंत्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से लोकतंत्र कुछ बहुत बड़े वादे करता है। ये कहता है कि सभी नागरिकों के बीच समानता होगी, हर एक इंसान के सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा और फैसले लेने का तरीका बेहतर होगा। साथ ही ये समाज में होने वाले झगड़ों को सुलझाने का एक तरीका भी देगा और अपनी ही गलतियों को सुधारने का मौका भी। यही वो पैमाने हैं जिन पर हम इसे तौलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या लोकतांत्रिक सरकारें असरदार होती हैं? मतलब क्या वो सच में काम करवा पाती हैं? हाँ, ये बात सच है कि डेमोक्रेसी में फैसले लेने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातचीत होती है, बहस होती है, मोल तोल होता है। वहीं दूसरी तरफ तानाशाही में फैसले बहुत तेजी से हो सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र इस धीमी गति के बदले में एक बहुत कीमती चीज हासिल करता है, और वो है लोगों की स्वीकृति। जो फैसले सबके साथ मिलकर विचार विमर्श से लिए जाते हैं, लोग उन्हें ज्यादा मानते हैं और वो फैसले लंबे समय तक टिकते हैं। और यही बात हमें लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत तक ले आती है, जिसे कहते हैं वैधता या लेजिटिमेसी। सीधी सी बात है, ये लोगों की अपनी सरकार है, अपनी बनाई हुई व्यवस्था है। भले ही इसमें 1000 कमियां हों, ये धीमी हों, लेकिन ये वो सिस्टम है जिसे लोगों ने खुद चुना है। और इसी वजह से अपनी सारी खामियों के बावजूद दुनिया भर में लोग लोकतंत्र को किसी भी और सिस्टम से बेहतर मानते हैं। अच्छा, सरकार का असरदार होना एक बात है, लेकिन अब एक और मुश्किल सवाल, क्या लोकतंत्र अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाता है? क्या इससे देश में समृद्धि आती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो चलिए बातों से हटकर सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आर्थिक विकास के मामले में लोकतंत्र और तानाशाही में से कौन बेहतर काम करता है। अच्छा, अगर हम 1950 से 2000 तक, मतलब पूरे 50 साल के डेटा को देखें, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। तानाशाही वाले देशों की औसत विकास दर 4.42% रही, जो लोकतांत्रिक देशों की 3.95% से थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन जब हम सिर्फ गरीब देशों को देखते हैं तो ये फर्क लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो सिर्फ आर्थिक विकास के आधार पर लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर जब इसके कई और फायदे भी हों। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उस विकास का फल किस तक पहुंच रहा है। क्या देश की दौलत सब में बराबर बट रही है? ये आंकड़े ना कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखाते हैं। देखिए, लोकतंत्र होने के बाद भी कितनी ज्यादा आर्थिक असमानता हो सकती है। साउथ अफ्रीका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां सबसे अमीर 20% लोगों के पास देश की लगभग 65% दौलत है और सबसे गरीब 20% उनके हिस्से में 3% से भी कम आता है। ब्राजील में भी करीब करीब यही हाल है। इससे साफ पता चलता है कि लोकतंत्र अपने आप में आर्थिक बराबरी की गारंटी नहीं देता। और ये तस्वीर इसी समस्या को कितनी सीधी और असरदार तरीके से दिखाती है ना? कि आर्थिक विकास का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बहुमत की जिंदगी बेहतर हो रही है। अक्सर मुट्ठी भर अमीर लोग देश की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और एक बड़ी आबादी पीछे छूट जाती है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक और बड़ी चुनौती को देखते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं होता जहां अलग अलग सोच, धर्म या जाति के लोग ना रहते हों। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र इन सामाजिक मतभेदों को कैसे संभालता है? देखिए, एक बात तो साफ है, कोई भी समाज अपने अंदर की सारे मतभेद हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। लेकिन लोकतंत्र की खूबी ये है कि वो इन मतभेदों को दबाता नहीं है, बल्कि उन पर बात करने का और शांतिपूर्ण हल निकालने का एक रास्ता, एक मैकेनिज्म देता है। ये लोगों को एक दूसरे के साथ रहना सिखाता है। तो हर लोकतंत्र के सामने ना एक तरह से दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता सामंजस्य और सद्भाव की ओर जाता है, जहां अलग अलग समूह मिलकर रहते हैं, और दूसरा रास्ता विभाजन और संघर्ष की आग की तरफ ले जाता है। और नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने मतभेदों से निपटता कैसे है।
और लोकतंत्र की सफलता दो बहुत जरूरी बातों पर टिकी है। पहली, जो सरकार बहुमत में है उसे यह समझना होगा कि उसे अल्पसंख्यकों की राय और जरूरतों का भी ध्यान रखना है। और दूसरी, कि बहुमत का मतलब किसी एक धर्म, जाति या नस्ल का राज नहीं होना चाहिए। हर किसी को, हर समूह को कभी ना कभी बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। अब हम लोकतंत्र के शायद सबसे शक्तिशाली तर्क की ओर आते हैं कि इसका हर एक व्यक्ति के सम्मान और आज़ादी पर क्या असर पड़ता है। ये एक बहुत गहरी बात है। लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग और सरकार बनाने का सिस्टम नहीं है। इसके दिल में एक विश्वास है कि हर इंसान सम्मान और आज़ादी का हकदार है, और यही जुनून, यही जज्बा लोकतांत्रिक आदर्शों की नींव है। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों का लंबा संघर्ष हो या फिर जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई, लोकतंत्र ने ही उन दबे कुचले समूहों को अपनी आवाज उठाने और बराबरी का हक मांगने के लिए एक नैतिक और कानूनी ताकत दी है। और यहीं पर लोकतंत्र बाकी सभी शासन प्रणालियों से मीलों आगे निकल जाता है। हाँ, इसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति के सम्मान और आज़ादी के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखता है। ये बात किसी तानाशाही में सोची भी नहीं जा सकती। तो इन सभी बातों को देखने और तौलने के बाद फाइनल फैसला क्या है? लोकतंत्र के प्रदर्शन पर क्या कहा जाए? ये पास होता है या फेल? शायद इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की असली कामयाबी इस बात में है ही नहीं कि वो सारी समस्याएं सुलझा दे, बल्कि उसकी असली सफलता इसी में है कि उसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। लोग उससे हमेशा और ज्यादा की उम्मीद करते हैं, और यही चीज उसे जिंदा रखती है। तो अगली बार जब हम लोगों को सरकार की शिकायत करते हुए देखें, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लोकतंत्र फेल हो रहा है। अरे, ये तो असल में उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र ने ऐसे नागरिक बनाए हैं जो जागरूक हैं, अपने हक जानते हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर लोकतंत्र एक लगातार चलने वाली परीक्षा है, तो इसे पास करने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है, ये जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। हमारी उम्मीदें, हमारी मांगें और हमारी भागीदारी, यही तो लोकतंत्र को बेहतर बनाती हैं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस परीक्षा को कैसे पास करते हैं।